हे एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर, और इस नए चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस जो है वो 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक कह सकते हो, और ये आता है बायोलॉजी सेक्शन में। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है बट हमें दिखती नहीं है, और ये सारी प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है साहिद दत्ता और मैं पढ़ाता हूं बहुत सारे बच्चों को, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हमें क्या नया इंटरेस्टिंग नया सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें पहले समझना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है। साथ में इस क्लास की खासियत एक और चीज है बच्चों कि इस क्लास में मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो हिंदी में तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में इसमें जो लिखी हुई कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए फायदा हो सके। तो और आगे बात करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन के टाइप देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब तक हमने क्या अब तक ये सब चीजें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर एक्सक्रीशन हमें ह्यूमंस में पढ़ना है और एक्सक्रीशन फिर प्लांट्स में पढ़ना है, और फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं लिख के लाया हूं। तो आपको इस वीडियो को देखना है और अच्छे से नोट्स को बनाना है, ठीक है, ताकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें लिखी है, कोई भी फालतू की बात नहीं लिखी हुई है। तो अगर आपने इस पीपीटी को अच्छे से लिख लिया, ठीक है, तो आपका 100 में से 99, मतलब इस चैप्टर में से 100% में से 99% का काम हो जाएगा, और 1% का जो काम बचेगा वो क्या है, वो आपको जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से इन चैप्टर को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये बेसिक फंक्शन होता है बच्चों। क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है जो परफॉर्म करे जाते हैं किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे बेसिक फंक्शन जो एक जिंदा जीव अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, करता है, मतलब इन सबको करता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, हाँ, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। मतलब जिंदा जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, इन सभी चीजों को करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आ गया। तो इनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन। ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए काम आती है बच्चों। बात समझ में? अब आगे बढ़े। तो हिंदी में पढ़ के बताता हूं। जीवों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करे जाने वाली मूलभूत क्रियाएं, ठीक है, क्या होती है बच्चों, ये मूलभूत क्रियाएं होती हैं, हाँ, जिसे जीवन प्रक्रिया कहलाती हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बच्चों जिसकी मदद से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने अंदर फूड को ऑब्टेन, मतलब फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ठीक है, एनर्जी को ऑब्टेन करता है और फिर उसका यूज करता है। क्या करता है, यूज करता है। जैसे कि हमने खाना खाया और उस खाने की मदद से हमारी बॉडी में एनर्जी आई, और उस एनर्जी की मदद से हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत सारी मस्ती करी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण वो प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा जीव ऊर्जा वृद्धि के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी की एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन कहां से मिलता है बच्चों, हमें अच्छे अच्छे खाने से, बैलेंस डाइट से, ठीक है, हमें ये न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। बर्गर इन सब से नहीं मिलता, ठीक है, ये सब भी एनर्जी देते हैं, बट ये सब जो एनर्जी है ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में? तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े देखो फिर
अब हमें बात करते हैं कि हमें न्यूट्रिशन जो है वो क्यों चाहिए होता है। न्यूट्रिशन जो है वो क्यों चाहिए होता है, देखो तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो कि हमारी हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ में और रिपेयर में। किसमें, ग्रोथ में और रिपेयर में। फिर ये हमारी बॉडी फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, बॉडी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। साथ में स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की जो सुरक्षा प्रणाली है, हाँ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। साथ में क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस, और ये हमें रोगों से भी बचाता है। क्या करता है, रोगों से भी बचाता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई में कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, या व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, हमें पोषण क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सबसे पहले ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, डिसीजेस से। किससे, डिसीजेस से। बात समझ में। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बच्चों, अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के। मैंने बोला था ना, न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में बहुत डिस्कस करा है, तो थोड़ा और समझ लेते हैं यहाँ पे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है जो खुद ब खुद अपने न्यूट्रिशन को, अपने खाने को रेडी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी वब्जी ला के बना लेने और खुद खा लेना, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजें होती है, जो नॉन लिविंग चीजें होती है, जैसे सनलाइट, वाटर, गैस, एयर, इन सब से चीजों से अपना खाना बनाते हैं। तो उस न्यूट्रिशन को जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिंदी में बोला जाता है स्वपोषी पोषण बोला जाता है। और ये कौन करते हैं, ये हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं और ट्रीज करते हैं, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ट्रीज है, ये सब यही न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। पसंद में। फिर आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है, आप, मैं, आपके दोस्त, बाकी सारे इंसान, वो सब, बाकी एनिमल्स, ये सब के सब किस पे डिपेंड रहते हैं, बाकी किसी और पे, मतलब सब प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जैसे कि एनिमल्स, फंगी, ये सारे के सारे। बस समझ में यहां तक क्लियर है कि दो तरह के न्यूट्रिशन क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। आप ये भी कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी, मतलब जो सूरज से एनर्जी आ रही है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट होती है, ठीक है, मतलब जो प्लांट के अंदर लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो किसके द्वारा होती है, क्लोरोफिल। तो पहला स्टेप क्या है, लाइट का अब्सॉर्ब होना। पहला स्टेप क्या है बच्चों, लाइट का अब्सॉर्ब होना, ठीक है। वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, याद रखना, कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये सेकंड स्टेप होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद वाटर को क्या करना, तोड़ना, वाटर को तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये तीसरा स्टेप होता है। और फिर चौथा स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज में बदलना। और यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, इनका खाना होता है। बस समझ में। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड इसकी और गैसेस की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और
की मदद से। बात समझ में? इनकी मदद से फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, और क्या होता है, और साथ में इसमें लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है क्लोरोफिल के अंदर, और क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और तीसरी चीज क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और वाटर में, और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और हाइड्रोजन को लगा देते हैं, तो रिडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे वो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो क्या होता है, खाना होता है। क्या होता है, खाना होता है इन प्लांट्स का। बात समझ में? हम आगे देखो कि देखो किस तरीके से मैंने आपके लिए बना रखा है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, प्लांट्स में आ रही है, ठीक, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एयर से, मिनरल और वाटर मॉलिक्यूल इसके रूट से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इस प्लांट इस पत्ते के अंदर खाना बनता है, क्योंकि हम सबको पता है कि किचन जो होता है प्लांट का वो उसके लीव्स होते हैं, तो किचन ऑफ द प्लांट्स आर द लीव्स, और यहीं से आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों, CO ऑक्सीजन जो हो रहा है वो निकल रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो निकल रहा है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। किस तरीके से, देखो लीव्स है तो मेन किचन है, ठीक है, ये किचन है, किचन में सारा सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्या लेके आ रहे हैं, सनलाइट, मिनरल, वाटर, मिनरल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं, और इनको लेके आ रहे हैं और यहां पर बना रहे हैं। बनाने के बाद कार्बोहाइड्रेट खाना बन गया, बट खाना बनने का कुछ वेस्ट भी तो बनता है, और वो वेस्ट क्या है, हमारे लिए तो काम की चीज है, बट प्लांट के लिए वेस्ट क्या है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन निकाल देती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर जो चीज हो रही होती है वो क्या हो रही है, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 6CO2 + 6H2O सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, किसमें चेंज होता है, 6CH12O6, मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज किसमें बदल जाता है बच्चों, ग्लूकोज, प्लस में 6O2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना आप। बात समझ में आई? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब बात करते हैं कि और कुछ पार्ट्स की जो प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि उनमें से एक जो पार्ट है उसका नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है बच्चों, स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे ये पत्ता है, इसमें देख रहे हो ये छोटा सा छेद है, यही क्या है बच्चों, स्टोमेटा है, यही क्या है बच्चों, स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे सरफेस ऑफ द लीव्स पे पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छेद होते हैं जो कि लीव की सरफेस पे पाए जाते हैं। इनका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करवाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम। क्या काम होता है इनका, गैसेस का एक्सचेंज करना, CO2 लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, CO2 लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ठीक है, साथ में वाटर लॉस करवाना, ठीक है, बाय द ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर कोई पंप तो लगा नहीं होता, तो वो उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वाटर जो लेते हैं, जिस प्रोसेस से लेते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। अब इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी नहीं बता रहा, उस जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो वाटर लॉस करते हैं ट्रांसपिरेशन की मदद से, और वो भी कहां से होता है, एसी में से होता है। किसमें से होता है, स्टोमेटा में से होता है। अब इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसके फंक्शन में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसके इस क्लोजिंग और ओपनिंग फंक्शन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। तो इस टोमेटा के अंदर इसको ओपन करवाना, इसको क्लोज करवाना, इसका जो काम है वो किसका है, गार्ड सेल का है। किसका, गार्ड सेल का। जैसे कि एक सोसाइटी के अंदर एक गार्ड बैठा होता है जिसका काम होता है गेट को खोलना, गेट को बंद करना, उसी तरीके से प्लांट के अंदर गार्ड सेल होते हैं जो कि उसके जो स्टोमेटा है उसके पोर्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल अप व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम, ठीक है। तो गार्ड सेल जो होते हैं वो फूल जाते हैं जब उनमें पानी भर जाता है, हाँ, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटा पोर क्या होता है, खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सोसाइटी में गार्ड होता है, तो जैसे वो गाड़ी को देखता है वैसे वो क्या होता है, तो एकदम रेडी हो जाता है गेट को खोलने के लिए। जैसे गाड़ी पास आई वो गेट खोलता है और गाड़ी अंदर आ जाती है। सेम उसी तरीके से स्टोमेटा में क्या होता है, जो पानी है वो स्टोमेटा में भर जाता है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होता है वो फूल जाता है, और फूलने की वजह से स्टोमेटा खुल जाता है, जिसकी वजह से जो गैसेज है वो बाहर निकल जाती है, हाँ, और गैसेज अंदर आ जाती है, ठीक है।
और उसी तरीके से जब इनको बंद करना होता है तो गार्ड सेल क्या करता है, अपने अंदर में सारा पानी निकाल देता है और वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारा फंक्शन है स्टोमेटा का वो होता है, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो स्टोमेटा के अंदर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको मेक श्योर करो कि इसको आप याद करके जाओ, समझ के जाओ, जैसे भी जाना है वैसे जाओ। बस समझ में आगे बात करते हैं। तो देखो अब पढ़ेंगे भाई हम अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कि किस तरीके से जो अमीबा है वो अपने अंदर न्यूट्रिशन को लेता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, तो अब मैं बोलूंगा आपको इसको भी अच्छे से कर लेने के लिए। बस समझ में बच्चों। तो देखो अमीबा जो होता है वो जब खाने के पास आता है, मतलब उसके आसपास जब खाना होता है तो क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, क्योंकि उसके पास हाथ पैर तो है नहीं। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे खाना आया और उसके आसपास क्या बना लिया उसने, चारों तरफ इस उंगली की तरह ऐसे बना लिया, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोला है? स्यूडोपोडिया। फिर उसके बाद क्या कर लेता है, जब खाना उसके पास आ जाता है तो स्यूडोपोडिया को बंद कर लेता है और वहां पे क्या बना लेता है, एक फूड वॉक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? फूड वॉक्यूल बना लेता है, ठीक है, जिसके अंदर फिर वो धीरे धीरे एंजाइम्स को छोड़ता है, एंजाइम को छोड़ता है। फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसकी वजह से उन सिंपलर सब्सटेंस को जो अमीबा आराम से अब्सॉर्ब कर सकता है। न्यूट्रिएंट डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, क्लास 9 में पढ़ा था ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जहां पे जहां पर सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो जैसे इसने खाया तो उसके अंदर सारे जो फूड पार्टिकल्स है उनको क्या कर दिया, इस पूरे साइटोप्लाज्म में फैला दिया, अब्सॉर्ब कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। उसके बाद वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। और जब वेस्ट जमा होता है तो जिस तरीके से इसने खाया उस तरीके से पहले तो ये अपनी वेस्ट को एक जगह पे जमा करता है और फिर वहां पे एक वॉक्यूल बनाता है और फिर वॉक्यूल खोल देता है, वेस्ट बाहर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है। किसके लिए? इंजेक्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, मतलब खाना अंदर लेने के लिए और खाना बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई पार्ट नहीं है। तो इसलिए ये अपनी बॉडी का ही इस्तेमाल करता है खाने को खाने के लिए और खाने को बाहर निकालने के लिए। बस समझ में यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स का आंसर मैं दूं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। किसके बाद स्टार्ट करते हैं? ह्यूमंस का। तो भाई सबसे पहला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस डायग्राम को बनाना सीख लो या तो इसके सारे पार्ट्स को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टंग है और माउथ है, ठीक है। तो माउथ जो होता है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, जहां से जो खाना है वो हमारे अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जो टंग है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये हमारे स्लाइवरी एमिलेज होते हैं। क्या होता है? स्लाइवरी एमिलेज ग्लैंड होता है, जहां से स्लाइवा निकलता है। क्या निकलता है? स्लाइवा। और ये जो स्लाइवा है ये क्या करता है, ये जो टंग है हमारी, ये क्या करती है, उसको मिक्स करती है। क्या करती है? मिक्स करती है। और फिर मिक्स करती है, वेट करती है, गीला कर देती है। और फिर क्यों गीला करते हैं? ताकि वो इस ऑसोफेगस के थ्रू नीचे आ सके इस स्टमक में। और जैसे वो स्टमक में आती है तो वहां पे स्टमक की दीवारों से क्या निकलता है? सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जो कि खाने में प्रेजेंट सारे बैक्टीरियाज को और खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। वैसे ब्रेक डाउन तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी जो स्लाइवा मिलाया जाता है उसमें भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो खाना होता है वो यहां से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहां पर घूमता है। उसके बाद, ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, अब्जॉर्प्शन, ये सब चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है और फिर यहां से होते हुए रेक्टम में पहुंचती है और फिर एनस से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और भी है, जैसे कि पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लिवर, ये सारे के सारे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया वो कुछ तरीके से होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं माउथ के अंदर, फिर वो खाना जो होता है ऑसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में,
स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कहा जाता है, उसके बाद लास्ट में कहा जाता है एनएस में जाता है, कहा जाता है एनएस में जाता है, और फिर वहां से वो एग्जिट कर लेता है। तो ये पूरा पाथवे होता है, और इस पाथवे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और हिंदी में बोला जाता है आहार नली। क्या बोला जाता है? आहार नली, जो हमारे माउथ से शुरू होकर एनएस तक जाती है। कहां तक जाती है? एनएस तक जाती है। बात समझ में आई? हाँ, अब बात करते हैं भाई इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, खाने को अपने माउथ के अंदर रखते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, ह्यूमन यूज हैंड और यूटेंसिल टू प्लेस द फूड। जो ह्यूमन है वो या तो हाथ से खाते हैं, जैसे आप या तो हाथ से खाते हो तो चम्मच से खाते हो खाने को। ठीक है, फिर उसको माउथ के अंदर रखते हैं, जहां पर जो हमारे दांत हैं वो अपना जलवा दिखाते हैं, और क्या करते हैं, खाने को स्मॉल उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके साथ क्या मिक्स कर देते हैं? स्लाइवा मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चों, मेरे एक सर ने बताया था कि ये जो दांत होते हैं ना, हाँ, और जो जीभ होती है, इनका बड़ा रिलेशन जो है बड़ा खतरनाक होता है। कैसे? जो जीभ होती है वो कुछ भी बोल के अंदर घुस जाती है। ठीक है, जीभ जो होती है कुछ भी बोल के अंदर घुस जाती है, बट जब टूटते हैं वो कौन टूटते हैं? दांत टूटते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मुक्का पड़ता है वो मुंह में पड़ता है, और सबसे ज्यादा डैमेज किसका होता है? दांतों को होता है, क्योंकि दांतों ने कुछ करा नहीं है, फिर भी जिसने करा वो तो चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दांत और जीभ का जो रिलेशन है थोड़ा खतरनाक सा होता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्लाइवा होता है बच्चों, मैंने बताया था कि स्लाइवा के अंदर भी कुछ एंजाइम कंटेन होता है, जिसको बोलते हैं स्लाइवरी अमेलेज। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी अमेलेज, जो कि क्या करता है, हमारे खाने में जो प्रेजेंट स्टार्च होता है, हाँ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, हाँ, इंजेक्शन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, जो फूड है जो हमारे हमने खाया चबाया, उसमें स्लाइवा मिक्स करा, उस फूड को अब क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ पुश करते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं? पुश करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द स्टमक, पेट की तरफ। और जब पुश करते हैं तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट लगता है भाई? पैरासिटिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट याद रखना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इसको मिस कर जाते हैं कि कौन सा मूवमेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? पैरासिटिक मूवमेंट। कौन सा? पैरासिटिक मूवमेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन का। इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस, ये क्या एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर में। क्यों? ताकि हम उसको अब्सॉर्ब कर सके, ताकि हम उनको अवशोषित कर पाए। ठीक है, ताकि अब्सॉर्बल फॉर्म यूजिंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। इसकी मदद से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसी चीजें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, उसको फास्ट भी करते हैं या स्लो भी करते हैं, बट वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे को बोला जाता है कैटलिस्ट। ठीक है, और बायोलॉजिकल है मतलब ये जिंदा कैटलिस्ट होता है, तो इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है? एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या होता है? ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड के अंदर। फिर उसका स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है भाई? स्टमक में क्या होता है? लाइन विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, स्टमक के पूरे दीवारों पे क्या लगे होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहां से बहुत डिफरेंट तरह की क्या होती है? एक्सक्रीशन होती है। बहुत डिफरेंट तरह की क्या होती है? एक्सक्रीशन होती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब HCl पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का फंक्शन क्या होता है? HCl का फंक्शन क्या होता है? इट किल्स बैक्टीरिया, मेक्स द मीडियम एसिडिक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये बैक्टीरिया को किल करता है, और दूसरा हमारे पेट का जो मीडियम होता है उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। ठीक है, एसिडिक क्यों बनाता है? क्योंकि ये जो हमने एंजाइम पढ़े थे ना, इनको काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए होता है? एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होता है तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते, और जब तक ये एक्टिवेट नहीं होते तो वहां पे ब्रेकडाउन का प्रोसेस चालू नहीं हो पाता। तो इसीलिए HCl का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मुझसे आप पूछ सकते हो कि भैया अगर हमारे पेट में HCl भरा हुआ है तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो सुना था कि HCl जो है बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो बच्चों, पेट को HCl से बचाने के लिए एक और चीज भी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हम म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। और ये म्यूकस जो होता है बच्चों, ये हमारे पेट की लाइनिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? स्टमक एसिड से, मतलब HCl से। ये जलने नहीं देता। ये म्यूकस जो है एसिड को स्टमक की दीवारों से दूर रखता है और उसको रिएक्ट करने नहीं देता, जिससे कि हमारा जो पेट है वो जलता नहीं है और हमारा पेट बाहर दिखता नहीं है। ठीक है,
मतलब अगर जल जाएगा तो बाहर आ जाएगा ना एसिड। तो उसके बाद एक और चीज यहाँ पे रिलीज होती है, उसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम ये क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। ठीक है, पेप्सिन एक और भी आगे पढ़ेंगे, पेप्सिन वो भी क्या करता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने पेप्सिन पढ़ा जो कि क्या करता है भाई, प्रोटीन के एंजाइम मतलब प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हमें हेल्प करता है। बस समझ में यहाँ तक आगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि छोटी आंत या शुद्राणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ये समझो, इट इज द मेन साइट, ये मेन साइट होती है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। भाई पेट में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है ये हमारा एमसीक्यू टाइप में, और बच्चे हमारे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे वो स्टमक लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो फाइनल डाइजेशन होती है और साथ में यहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी तीन मेजर सीक्रेशन होती है। ठीक है, तीन तरह की सीक्रेशन होती है। सबसे पहले यहाँ पे होता है बाइल निकलता है। क्या निकलता है, बाइल, यानी कि पित्त रस निकलता है। ठीक है, ये पित्त रस जो होता है, बाइल जो होता है, ये कहां से निकलता है, लिवर से, विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से, ठीक है, मतलब लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से ये निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बाइल का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना, साथ में मीडियम को एल्कलाइन करना। ठीक है, जैसे HCl का काम था मीडियम को एसिडिक बनाना, उसी तरीके से इस बाइल का काम है जो स्टमक, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके मीडियम को क्या बनाना, एल्काइन बनाना, ताकि जो एंजाइम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो सके, एंजाइम जो एक्टिवेट हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारे पैनक्रियास से निकलता है। इसमें क्या निकलता है भाई, ट्रिप्सिन है और एमिलेज है और लाइपेज है, ये तीनों, और तीनों ही अलग काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एमिलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज जो है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है। बात समझे। हाँ, अब आगे देखो अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रोटीन क्या बनता है। तो भाई जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड। क्या बनता है, अमीनो एसिड। ठीक है, हाँ, जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या बनता है, तो इससे एनर्जी बनती है, साथ में इससे और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हमारा और ग्लूकोज वगैरह ये सब बनता। ठीक है, हाँ, और फिर हमारा आता है फैट जब हमारा एमल्सिफाइड होता है तो बनता है लिपिड्स। क्या बनता है, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स बनता है। तो ये सारी चीजें जो ब्रेक डाउन होती है उसके बाद ये सब बनती। ठीक है, अब बात करते हैं एक और सिक्रेशन की, हमने बात करी थी ना, इसमें तीन तरह के सिक्रेशन होते हैं, और लास्ट है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, और ये जूस हो जाता है, ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन में हेल्प करता है। देखो थोड़ा प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, फिर उसके बाद जो बाकी प्रोटीन है वो थोड़ा हेल्प ब्रेक डाउन होता है पेप्सिन की वजह से, और फिर जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है वो विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सबको तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने फाइनल प्रोडक्ट भी लिख रखा है आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन जब होता है तो अमीनो एसिड बनता है, और फैट जब होता है तो फैटी एसिड, ठीक है, और ग्लाइसिरॉल बनता है। ठीक है, ये भी बनता है। ठीक है, बात समझ में, लिपिड्स नहीं बनता, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल बनता है। बात समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से वहां पर क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, वो हो रहा था, डाइजेशन हो रहा था। अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय। अब ये विलाय जो होते हैं ये स्मॉल फिंगर लाइक क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि खाना उसमें आके चिपक जाए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जहां पर खाना आके फंस जाता है। और फिर इन स्मॉल विलाई के अंदर बहुत सारी क्या होती है, नर्व्स जुड़ी होती है, बहुत सारी क्या होती है, नर्व्स जुड़ी होती है, जहां से सारा फूड मटेरियल यहाँ पे रुकता है और उसमें सारी चीजें अब्जॉर्ब हो जाती है और उसको फिर ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है, और ब्लड वेसल के थ्रू ये हर पूरे बॉडी में हमारे फैल जाती है। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। विलाय आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ठीक है, विलाय के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं विच टेक्स द अब्जॉर्ब फूड, जो कि क्या करते हैं,
अब्सॉर्ब फूड को वहां से लेके जाते हैं टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि हर एक सेल तक हमारी बॉडी में लेके आते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी निकालने के लिए, न्यू टिश्यूज को बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए। और इस प्रोसेस को एक नाम भी है जिसे कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हम जो हमने फूड एक्वायर किया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का काम इतना ही होता है कि जो हमारे खाने, जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन के होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना निकल के जाता है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर बचा हुआ है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर बचा हुआ है तो उसको अब्सॉर्ब करके वापस से भेज देना। ठीक है, वाटर को अब्सॉर्ब करना। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द मटेरियल वो क्या करता है, वो जो बाकी पानी को अब्सॉर्ब करने के बाद जो बाकी मटेरियल बचता है, ठीक है, उसको कहाँ भेज देना? एनस में भेज देना और वो स्टोर रहता है रेक्टम के अंदर। ठीक है, तब तक स्टोर रहता है जब तक वो फुल ना हो जाए। और वहां पे क्या लगा होता है? एनल स्पिंचर लगा होता है, जिसकी वजह से जब वो खुलता है तो वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। और इस तरीके से हमारा जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है जिससे कि हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और इनफैक्ट आता भी है। ठीक है, कि हार्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। लंबी तो हमारे में भी होती है, बट हमारे में उनके कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक है, तो हार्बीवोरस में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबा होता है जबकि हमारे में छोटा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हार्बीवोरस है, जो वो खाना खाते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए उसको बहुत ज्यादा टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रखने की जरूरत होती है ताकि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो पाए। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसे खाना खाते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मीट खाते हैं, बाकी और भी कोई चीजें खाते हैं तो पका के खाते हैं, जिससे कि उनके बीच में जो सेलुलोज होता है वो टूट जाता है और उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसीलिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बस में इस क्वेश्चन का ऐसा पूछेंगे कि व्हाई द हार्बीवोरस या हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर्ड टू कार्निवोरस, या ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि काउ हैज द लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर टाइगर हैज द स्मॉलर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। बस में कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा पार्ट खत्म, किसका? डाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन का कंप्लीट पार्ट खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्या बन सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, मेनली जो हमारा फूड होता है, मेनली हमारा ग्लूकोज ही फूड होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ताकि उससे क्या निकल पाए? और क्या निकल पाए? उससे एनर्जी निकल पाए। अब रेस्पिरेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक में सिर्फ इतना फर्क होता है कि एरोबिक जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जबकि एनारोबिक जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बात समझ में? तो एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है और एनारोबिक जो होता है ऑक्सीजन के बिना होता है। तो इस बात को याद रखोगे। ठीक है, अब एरोबिक में ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एनारोबिक में कम एनर्जी मिलती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम होता है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने वाला क्वेश्चन और या ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लूकोज जो होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिससे जो कि कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करके इसको बनाया जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम होता है पाइरूवेट। क्या होता है? पाइरूवेट। ठीक है, हाँ, और इस पाइरूवेट को फिर तोड़ा जाता है। ठीक है, absence ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बिना और कम अमाउंट में ऑक्सीजन देके इसको तोड़ा जाता है, और हर बार अलग अलग चीजें बनती है। और इसका जो प्रोडक्ट है भाई, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये कहां होता है बच्चों? कहां पे टेक प्लेस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? यहीं से सारी एनर्जी बनती है, तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी बननी चाहिए।
तो जब यहाँ पर प्राइवेट टूटता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी बनती है। साथ में जब लैक्टिक एसिड जो मतलब पायरेट जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प आता है। कभी सोते सोते क्रैम्प आया ना आपको, ठीक है, वो क्रैम्प क्यों आया, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, और बिना मतलब कम ऑक्सीजन की मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, पायरेट को तोड़ रहे हैं, जिससे हमारे वहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी बन रही है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, क्रैम्प हमें आते हैं, क्या आते हैं, क्रैम्प आते हैं, ठीक है। बस समझ में। तो मसल टिश्यूज में क्रैम्प आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होना। फिर लास्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ना हो, जो कि कहाँ होता है, कहाँ होता है, ईस्ट सेल्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, क्योंकि वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। बाकी इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन एनर्जी तो बनती है, बट ये जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। बस समझ में। फिर बात करते हैं एटीपी की, एटीपी की। अब बच्चों एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एनर्जी ही है, बस एनर्जी का नाम चेंज कर दिया है, उसको बोला गया है एटीपी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ये एज अ फ्यूल काम करता है, क्या काम करता है, एज अ फ्यूल काम करता है सारी एक्टिविटीज के लिए। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानी जाती है। और जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ते हैं, ध्यान से समझना और याद रखना इस बात को, कि जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो हमें 38 एटीपीज मिलती है। कितनी मिलती है, 38 एटीपीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं और एयर को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, ठीक है। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करवाता है, बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, वो सोचते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होती है, बट ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जबकि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर फूड को तोड़ा जाता है, और एनर्जी वहां से बनाई जाती है। यहाँ पर ऑर्गन लाइक नोज, लंग्स, डायफ्राम हेल्प करते हैं। यहाँ ये जो होता है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ये जो होता है ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आती है और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती डायरेक्टली, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता था, इसलिए मैंने उसको समझा दिया आपको। बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। हम भाई एक और क्वेश्चन आता है ब्रीदिंग रेट पे, क्या आता है, ब्रीदिंग रेट पे। और ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन एंड आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस ले रहे हो और कितनी बार सांस छोड़ रहे हो, उसी को ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद 1 मिनट का टाइमर लगाना और देखना आप कितनी बार सांस ले रहे हो और कितनी बार सांस छोड़ रहे हो, और उसको कमेंट करके लिखना, तो देखते हैं कौन इसका आंसर लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मतलब जो जमीन पर रहते हैं, और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है, उनके ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत लार्ज अमाउंट पे है, 21% है, ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट पे है। तो उनको ब्रीथ जब वो लेते हैं, एक बार सांस लेते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन के अंदर आ जाती है, बट पानी के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन जो होता है डिसॉल्व होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बार बार क्या करना पड़ता है, पानी को इनटेक करना होता है ताकि वो ऑक्सीजन ले पाए। इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे मैंने बना रखा है, इधर मैंने टाइगर बना रखा है छोटू सा, और इधर बना रखा है मछली, ठीक है। तो मछली का ब्रीदिंग रेट जो होगा टाइगर के ब्रीदिंग रेट से ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में?
अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि नेसल पैसेज, ठीक है, लर्निक्स, फेरिनेक्स, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, ब्रोंकियल्स, ठीक है, ब्रोंकीज, एल्वोली और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियाज, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन तो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है, तो लोकेशन आपको याद करना है, फंक्शन मैं बता दूंगा, ठीक है। पेपर में से क्वेश्चन बनता बात समझ में। एक आपको और एक चीज बताता हूँ, देखो, जब हमारी जो ट्यूब्स होती है, ठीक है, जो मेन ट्यूब आ रही है, ठीक है, नोज से नीचे आ रही है और लंग्स में बट रही है, तो जो मेन ट्यूब को क्या बुलाता है, ट्रैकियास बुलाता है, ठीक है, ट्रैकिया। उसके बाद फिर यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, ठीक है। इन रिंग्स का क्या काम होता है बताऊंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है जब दो हिस्सों में बढ़ती है तो उस ट्यूब को बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकी। फिर ये ब्रोंकी जो है अंदर जाके और छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, बात समझ में। और फिर ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो जाके किससे जुड़ जाते हैं, एल्वोलीज से जुड़ जाते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका भी काम होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो किस तरीके से ये फंक्शन होता है पूरा, कि हम सांस लेते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, सांस अंदर आती है, ठीक है, वहां पर फिर ये सांस जो होती है वो एल्वोलीज में जाती है और यहाँ पर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और फिर इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। प्रोसेस जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें इसके अंदर ऐड है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती रहती है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो अब समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को इनटेक करेंगे अपने नॉस्ट्रिल से, ठीक है, हाँ, नाक से क्या करेंगे, एयर को इनटेक करेंगे। उसके बाद तो इट पासेस थ्रू नेसल पैसेज, जो हमारा नेसल पैसेज है नाक से लेके लंग्स तक का, ठीक है, इनटू द लंग्स, कहाँ जाएगा, लंग्स में। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है, मैंने बताया था ना, स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। दिस ट्यूब फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोली, जो कि कहां खत्म होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होता है, अभी आपको दिखाया मैंने, ठीक है। द एल्वोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो एल्वोली क्या करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेनली कौन सी गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होती है। फिर उसके बाद द वॉल्स ऑफ द एल्वोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो एल्वोली है उसकी जो दीवारें हैं उससे बहुत सारी ब्लड वेसल जुड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड वहां पे आता है, क्या करने के लिए, अपने अंदर ऑक्सीजन को मिलाने के लिए और अपने अंदर में से क्या करने के लिए, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एक फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारे ट्रक आते हैं, जो ट्रक आते हैं वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आते हैं, वहां पे ट्रक जो होता है वो सारा सामान निकालता है और नया सामान अपने ट्रक में डालता है और चला जाता है। तो जो पुराना सामान वो लेके आ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नया सामान वो डाल रही है वो ऑक्सीजन है और वहां से जा रही है। और ये सारा काम जिस फैक्ट्री में हो रहा है उस फैक्ट्री का नाम क्या है, हमारा एल्वोली। क्या है, एल्वोली। बस समझ में। फिर व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे जो रिब्स है वो फ्लैट, आवर रिब्स एंड फ्लैटेन डायग्राम, मतलब हमारे जो रिब्स है वो उठ जाते हैं और डायग्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है बड़ी हो जाती है, इसके अंदर बहुत सारी एयर हम भर सकते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन इन द एल्वेयर एयर टेकन अप द ब्लड, ठीक है, तो जो हमने ऑक्सीजन लिया है एयर से वो ब्लड में हम मिला देते हैं, ठीक है। और जो ब्लड है अपने साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आई है उसको हम क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं और फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं थ्रू द नोज। बस समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अगर आप ये सारे पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट में लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है और इंपॉर्टेंट नोट एक्चुअली मैंने कोई इंपॉर्टेंट नोट इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और इस फॉर्मेट में सीधे सीधे मैं आंसर लिख के रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारे नोज में पतले पतले हेयर्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो हमारे नोज में पतले पतले हेयर्स का काम होता है कि हमारे नोज में जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जाते हैं उस एयर के साथ, डस्ट पार्टिकल होते हैं, बाकी पोलन वगैरह ये सब चीजें होते हैं। तो हमारे जो नोज के हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी आउटसाइड पार्टिकल को रोक लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अंदर ना जा पाए और हमारी जो एयर है जो अंदर जाती है लंग्स के वो एकदम प्योर जाए, ठीक है, क्या जाए, प्योर जाए।
फिर बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था ना रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है हमारे उसमें, ठीक है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ट्यूब है सक कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब टूट ना जाए, वो पिचक ना जाओ यहाँ पे, इसीलिए वहां पे क्या देते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर माना जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा घर में जो पिलर्स डालते हैं या ब्रिजेस में जो पिलर्स डालते हैं वो कहते हैं राउंड कर देते हैं, क्या कहते हैं? राउंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाँ, मजबूत होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा मजबूत है। इसीलिए ऐसा ही रंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होता है जो कि हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है? एयर पैसेज को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। हमारे लंग्स में ऑलरेडी थोड़ी सी वॉल्यूम में एयर रहती है, और इस एयर का काम क्या होता है कि जिस टाइम पर एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज जल्दी जल्दी तो हो रहा है बट उसको फिर भी टाइम लगता है, तो उस टाइम पर वहां पर कोई हवा होनी चाहिए जो जानी चाहिए आगे, ठीक है, ताकि जो टाइम उनको लगने वाला है, द सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टाइम मिल सके अपने जगह को चेंज करने के लिए। फैक्ट्री में भाई जब नया सामान आ रहा, जब पुराना सामान आ रहा हो और नया सामान लोड हो रहा है तो उस टाइम पे टाइम तो चाहिए होगा ना लोड और अनलोड करने में, तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए पहले से वो रिजर्व स्टॉक में कुछ चीजें रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो सप्लाई को मेंटेन रख सके, सप्लाई को कंटिन्यू रख सके, बस समझे। तो उसी लिए यहाँ पर हमारे लंग्स के अंदर रेसिडुअल एयर पहले से होती है। हाँ लास्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आ चुका है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और इसे ऑक्सीजन से बेहद प्यार होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ लेके चलता है, ठीक है, और यही जो होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाता है, ठीक है। हाँ, और ये क्या कहता है, ब्लड, ये जो होता है पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स में प्रेजेंट होता है, और ये कहता है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में लेके ट्रैवल करवाता है, मतलब समझ लो ऑक्सीजन के लिए ये ई रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, जो उसको बैठा के हर जगह घुमाता है, बस समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हमारा प्यारा सा हार्ट है, ठीक है, प्यारा सा दिल है, दिल के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है, चारों हिस्सों में आप किसी ना किसी को रख सकते हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, इतनी भी जगह नहीं होती, किसी को फिट कर लो वहाँ पर। हाँ, तो 4 हिस्से होते हैं हमारे दिल के, ठीक है, अरे दिल कहाँ गया भाई? हाँ, तो दिल के क्या होते हैं? 4 हिस्से होते हैं, हाँ, और इन चारों हिस्सों में अलग अलग काम होते हैं। क्या होता है? अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, बस समझ में। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो कि 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, हाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर होता है यहाँ पर हमारे पे अरोटा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और वीना कावा, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो होता क्या है बच्चों, समझो। हाँ, सबसे पहले जो ब्लड होता है, ठीक है, वो पल्मोनरी वेन्स जो होती है ये लंग से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? लंग से जुड़ी होती है। इधर वाली लेफ्ट लंग से, इधर वाली राइट लंग से जुड़ी होती है, ठीक है। इनकी मदद से जो ब्लड होता है वो हमारे इस चेम्बर में आता है। कौन से सबसे पहले चेम्बर में आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। क्या आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, ये दरवाजे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर भर जाता है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फैल जाता है, ठीक है, और फैलने की वजह से खुल जाता है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे आया तो इसके थ्रू, हाँ, इस रास्ते के थ्रू ये ऊपर से एरोटा के थ्रू निकल जाता है, एरोटा के थ्रू, और नीचे ये आपको एक दिख रहा हो, ये नीचे आता है। ऊपर एरोटा के थ्रू निकल जाता है, नीचे वाले एरोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। ऊपर वाले से ऊपर वाली बॉडी में आता है, नीचे वाले से नीचे वाली बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये होगा ब्लड के जाने का काम, ब्लड के जाने का काम। अब समझते हैं ब्लड के आने का काम। तो ब्लड जो होता है वो सबसे पहले कहाँ आता है? राइट आर्टरियम में आता है। कहाँ आता है? राइट आर्टरियम में आता है। तो राइट आर्टरी में कहां से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है, ठीक है। तो इधर से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है। राइट आर्टरी में आता है, ठीक है। तो ये आपको वीना कावा दिख रही है, इस वीना कावा से ये आती है, वीना कावा से
एक लोअर वीना कावा होता है, एक अपर वीना कावा होता है। अपर वीना कावा ऊपर से ब्लड को लेके आता है और लोअर वीना कावा नीचे से ब्लड को लेके आता है। सबको कहाँ जमा करते हैं? राइट आर्टरी में। राइट आर्टरी से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये फिर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और घूमता रहता है। बस समझ में? तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है। ब्लड जो होता है वो कंसिस्ट एक फ्लूइड मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है बच्चों? फ्लूइड मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? फ्लूइड मीडियम होता है। ठीक है, जो कि जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और सारी चीजें इसी प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? सस्पेंडेड होती है, झूल रही होती है। क्या होती है? झूल रही होती है। ठीक है, सस्पेंडेड। प्लाज्मा जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, इन द डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, सब चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। क्या होता है? डिसॉल्व। और फिर वो इसके थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। ऑक्सीजन भी जो होती है वो यही आरबीसी जो होती है वो क्या करती है? कैरी करती है अपने साथ। क्या करती है? कैरी करती है अपने साथ। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में थोड़ी जान पहचान होगी। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो याद रखोगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो मैंने सर्कुलेशन को समझाने के लिए आपके लिए एक बढ़िया सा क्या बना रखा है? एक टेबल बना रखी है। क्या बना रखा है? टेबल बना रखा है। इस टेबल को अगर देखोगे और इस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लंग्स से जो ब्लड आता है वो राइट आर्टरी में आता है। कहाँ आता है? सॉरी, राइट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में आता है। कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरी में आता है। और लेफ्ट आर्टरी में कैसे आता है? लेफ्ट आर्टरी में ये आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। इसकी वजह से आता है प्लमनरी वेन्स। तो यहाँ पे जो प्लमनरी वेन्स है, वैसे तो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाना, बट यहाँ पे प्लमनरी वेन्स जो होता है वो एक एक्सेप्शन होता है जो कि हमारे लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरी में। फिर लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद ये जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये जाती है, ठीक है, वहां से ये कहाँ जाती है? बॉडी में। कहाँ जाती है? बॉडी में। कहाँ जाती है? बॉडी में। यहाँ पे 2 बार लिख दिया, फिर बॉडी में जाती है। फिर बॉडी में इसका यूज होता है। उसके बाद फिर ये बॉडी से सीधा आती है राइट आर्टरी में। ठीक है, कहाँ आती है? राइट आर्टरी में विद द हेल्प ऑफ वीना कावा। एक होती है अपर वीना कावा, एक होती है लोअर वीना कावा। अपर वीना कावा से ऊपर से ब्लड आता है, लोअर वीना कावा से नीचे से ब्लड आता है और सारा ब्लड कहाँ जमा होता है? राइट आर्टरियम के अंदर। और फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आती है और राइट वेंट्रिकल से ये विद द हेल्प ऑफ प्लमनरी आर्टरीज। वैसे तो आर्टरीज क्या करती हैं बच्चों? ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट प्लमनरी आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है? लेके जाती है। कहां तक? लंग्स तक। कहां तक? लंग्स तक लेके जाती है। और इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है? इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है? क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। और यही बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम फ्रॉम थिन वेल्ड अपर चेम्बर। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, इसलिए जो धक धक होती है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आता है। ठीक है, और यहाँ से ब्लड जाता भी है, धक धक ज्यादा इधर होती है। ठीक है, फिर जो लेफ्ट आर्टरी होता है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, जब उसके अंदर रिलैक्स होता है तो उसके अंदर ब्लड आ जाता है। ठीक है, जब रिलैक्स होता है तो ब्लड आ जाता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तब वो जो ब्लड है जो उसके अंदर आया था वो नेक्स्ट चेंबर में चला जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है तो उसके अंदर सारा ब्लड आ जाता है और उसके बाद जो मस्कुलर वेंट्रिकल होती है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को हमारी बॉडी में क्या करती है? पंप कर देती है। क्या कर देती है? पंप कर देती है। बस समझ में? फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में आता है अपर चेंबर में। ठीक है, कौन से में? राइट आर्टरी में। जब वो रिलैक्स होता है तो सारा ब्लड ले लेता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल में जब वो जाता है तो वहां पर राइट वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाता है और सारा ब्लड ले लेता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहां से निकल के कहाँ जाता है? हमारे लंग्स पे जाता है। कहाँ से जाता है? हमारे लंग्स पे जाता है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में।
ठीक है। अब बॉडी में एक बार सर्कुलेशन हो तो ठीक है, बट हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। तो बोलोगे भैया डबल सर्कुलेशन क्या चीज आ गई? नहीं, तो डबल सर्कुलेशन में कुछ नहीं होता। देखो, एक एक साइकिल के अंदर, एक पूरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, अब मुझे बताओ कि ब्लड जो है वो कितनी बार हार्ट में है? हाँ, कितनी बार हार्ट में है? एक बार लेफ्ट आर्टरी में है और एक बार राइट आर्टरी में है। 2 बार ब्लड है ना, तो इसी 2 बार ब्लड आने को ही क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आने को ही क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। द प्रोसेस इन विच द ब्लड पासेस थ्रू, हाँ, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, हाँ, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। इट हेल्प इन द एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इट इज फाउंड इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, हाँ, बड़ी एफिशिएंटली होती है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। और ये कहाँ मिलता है? ये बर्ड्स में होता है और ये मैमल्स में होता है, जिनके, और ये उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा होता है जिनको अपना जिनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, जिनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, आउटसाइड के टेम्परेचर से के भरोसे वो नहीं चलते। जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखना होता, जैसे कि फिशेज, ठीक है, बाकी सब, उनके अंदर ये डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। ठीक है, जैसे कि फिशेज हो गई, बस में, क्योंकि उनको बाहर के टेम्परेचर से उतना फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर के टेम्परेचर जितना ही अपना बॉडी टेम्परेचर को रखती है, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमारे बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है जो कि कितना है? 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जिसे हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इसी मेंटेनेंस के चक्कर में हमारी बॉडी में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले लंग्स से निकल के आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? प्लमनरी आर्टरीज की मदद से आता है। तो भाई बच्चों, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको आर्टरीज का मोस्टली काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में क्या करती है? हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेन्स होते हैं वो लेके आते हैं। तो प्लमनरी आर्टरीज, मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ, ये गलत लिख दिया मैंने। प्लमनरी आर्टरीज जो होती है वो हमारी बॉडी में क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये इधर होगा और ये इधर होगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, प्लमनरी वेन्स जो होती है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हमारे हार्ट में। ठीक है, और फिर वो अरोटा के थ्रू हमारी बॉडी में उसको लेके जाती है। अरोटा जो होती है वो आर्टरी से जुड़ी होती है और उसको लेके जाती है। और दूसरा फिर क्या होता है? जो हमारी प्लमनरी आर्टरीज होती है वो क्या करती है? वो जो हमारा ब्लड आता है वीना कावा की मदद से, हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में आता है वीना कावा के थ्रू से, हाँ, और हार्ट से फिर वो जो प्लमनरी जो आर्टरीज होती है उनकी मदद से हमारे लंग्स में जाता है। तो ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर बस क्या होगा? बस थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर वेन्स नहीं होगा, यहाँ पे आर्टरीज होगा, और यहाँ पे आर्टरीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वेन्स होगा। क्योंकि प्लमनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, और जबकि जो हमारी प्लमनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट लंग्स में, और जो प्लमनरी वेन्स होती है वो हमारे क्या करती है? लंग्स से हार्ट में क्या लेके आती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है। तो इस बात को याद रखना, ये इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लेना। बस समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हमारी बॉडी में 3 तरह के क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। 3 तरह के ब्लड वेसल, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। बस समझ में? ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो आर्टरीज होती है ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट से हमारी बॉडी तक ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, और ये वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। ये थिक होती है और इलास्टिक होती है, ये मोटी होती है और थिक होती है, क्योंकि बड़े प्रेशर से, क्योंकि इसे देखो सर से लेके टो तक इसे ब्लड को लेके जाना होता है, तो बड़ा ब्लड प्रेशर होता है। आप सबने सुना है ना ब्लड प्रेशर के बारे में? तो ब्लड जो होता है बड़े प्रेशर से ऊपर नीचे जाता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए इन ट्यूब्स को क्या होना होता है? मोटा होना होता है। क्या होता है? मोटा होना होता है, जिस वजह से ये फटे ना, हाई प्रेशर को ये हैंडल कर सके। ठीक है, जबकि जो वेन्स होती है वो हमारी बॉडी से, हाँ, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, हाँ, और ये 1 वे ट्यूब होती है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल्व्स क्या होते हैं? जो बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड ऊपर गया, वेल्व बंद हो गए, तो कि जो ब्लड है वो वापस नीचे ना आए।
और ये जो वेन्स होती है पतली होती है क्योंकि इनमें प्रेशर का उतना कुछ नहीं होता, इनमें प्रेशर का उतना कुछ नहीं होता। और जब हमारी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है तो भी वो कहाँ से निकाला जाता है, वो भी हमारे आर्टरी से निकाला जाता है। ठीक है, बस समझ में। फिर बात करते हैं हम किससे, कैपिलरीज से। किससे बात करते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉल ब्लड वेसल होती है, स्मॉल ब्लड वेसल होती है, एकदम स्मॉल। क्योंकि देखो जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है उनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, तो सेल एक सेल के अंदर नहीं घुस सकती, ऑर्गन के अंदर घुस सकते हैं बट एक सेल के अंदर नहीं घुस सकती। तो एक सेल तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए थी बहुत पतली पतली एकदम धागे जैसी क्या ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, कैपिलरीज कहा गया। ये क्या करती है, ये बहुत थिक होती है, मतलब एक सेल जितनी इनकी थिकनेस होती है। कितनी थिकनेस होती है, एक सेल जितनी इनकी थिकनेस होती है। और ये करते हैं मटेरियल जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बॉडी और ब्लड के बीच में, बॉडी और ब्लड के बीच में। अब यहाँ पर कुछ चीजें और है जैसे कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, आप सबने डेंगू में सुना होगा प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स वर्ड का मतलब समझा होगा, ब्लड सुना होगा, मतलब वर्ड सुना होगा, बट ये करता क्या है। प्लेटलेट जो होता है हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम द फॉर्मिंग द क्लॉट। ठीक है, फॉर्मिंग द क्लॉट ऑन द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कभी कट लग जाता है तो वहां पे थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद वो ब्लड रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक लाल लाल की एक तरह की परत जम जाती है। वो जो परत जमती है वहां पे ताकि ब्लड लॉस ना हो, उस परत में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि वहां पे क्लॉट कर लेते हैं, मतलब एकदम गांठ जैसे बना लेते हैं जिससे कि वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाए और जो प्रेशर है वो ज्यादा ब्लड लॉस ना हो और जो प्रेशर है वो भी क्या ना हो, मेंटेन रहे, वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चक्कर वक्कर आ सकते हैं और बेहोश भी आप हो सकते हो। क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अगर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप बेहोश हो सकते हो। फिर बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है बच्चों, लिम्फ बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यार ध्यान से समझना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि फॉर्म्स फ्रॉम द प्लाज्मा। किससे बनता है, प्लाज्मा, लीकिंग आउट ऑफ द कैपिलरीज। मतलब जो कैपिलरीज में से कई बार चीजें जो होती है, कैपिलरीज होती है, सेल के बाहर जाके चीजों को छोड़ देती है। फिर वहां पे सेल के अंदर जाने के लिए वहां पे डिफ्यूजन होता है या तो ऑस्मोसिस होता है और उसके थ्रू होते हैं। तो जब वो सेल के आसपास ये चीजों को छोड़ देते हैं तो कुछ चीजें जो होती है वो सेल के वहां से निकल के कहाँ आते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाती है। और जब ये इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाती है, ठीक है, तो इट फिर क्या करते हैं, उस इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच गए। अब वहां से इनको वापस तो ब्लड वेसल में लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे रहेंगे तो कोई काम तो है नहीं उनका, यूज तो होंगे नहीं, तो इनको वापस लेके आना होता है। तो उनको वापस लाने का जो काम होता है वो लिम्फ करती है। ठीक है, इट हेल्प transporting the fat from the intestine and return the excess fluid from the tissue back into the blood। ठीक है, तो जो excess fluid जो होता है, ठीक है, और बाकी जो फैट्स होते हैं जो कि इधर उधर हो जाते हैं, उन सबको वापस इंटेस्टाइन या वापस ब्लड वेसल में लाने का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। क्या होता है, लिम्फ का होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट जो होता है जैसे कि आपको पता है CO2 ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है, थ्रू द लीव्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स की मदद से CO2 को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और आपने रूट्स की मदद से सॉइल से मिनरल को ऑब्जॉर्ब करती है। इन बिग प्लांट डिफ्यूजन इज नॉट इनफ। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता, छोटे प्लांट्स में चल सकता है। सो दे नीड अ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसीलिए उनको क्या चाहिए होता है, एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है। और जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दो तरह से होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो विद द हेल्प होता है जाइलम। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जाइलम की वजह से होता है। और जो फूड का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, फ्लोएम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फ्लोएम की वजह से होता है। बस समझ में क्लियर है। अब आगे देखो जाइलम क्या करता है भाई। जाइलम जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस चैनल होता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, कहां से, रूट से एकदम लीव्स तक। दिख रहे, ये रूट से यहाँ पानी जा रहा है और ये कहते हैं कंटिन्यूअस एकदम कहां तक, लीव्स तक। कहां तक, लीव्स तक कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, रूट्स अब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर एंटर्स इनटू द बैलेंस कंसंट्रेशन। ठीक है, रूट जो होता है क्या करता है, पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। जो वाटर है मूव अपवर्ड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मैंने बात करी थी ना ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। मतलब जो पत्ते हैं ना वहां से पानी जो होता है इवेपोरेट करके उड़ जाता है, इवेपोरेट करके उड़ जाता है।
और जब वो इवेपोरेट करके उड़ जाता है तो यहाँ पे पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है। जब वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है तो वहाँ पे सक्शन फोर्स लगता है, तो इसीलिए क्या होता है, पानी जो होता है वो रूट से अब ऊपर आ जाता है, सक करके ऊपर आ जाता है, ठीक है। हाँ, फिर दिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल आल्सो कूल्स डाउन द प्लांट्स, ठीक है, और ये कहता है प्लांट को कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन करके पानी को उड़ा देते हैं, वहां पे पानी की जगह खाली होता है, वैक्यूम बन जाता है, और वो वैक्यूम जो होता है नीचे से पानी को ऊपर खींचता है, पानी को नीचे ऊपर खींचता है, बस समझ में। अब बात करते हैं फूड के अब देखो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट से एकदम अलग होता है, क्योंकि फूड जो होता है वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, जबकि जो पानी है सिर्फ वो नीचे से ऊपर आता है, तो ये टू वे होता है। तो जब ये टू वे होता है और उसको हर एक जगह पहुंचना होता है तो उसको एनर्जी का यूज करना पड़ता है, क्या होता है, एनर्जी का यूज करना पड़ता है, और ये जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। It occur in the severe tubes, ठीक है, with the help of the companion cells in both upward and downward direction, ठीक है, ठीक है। ये तो किसकी मदद से होता है, सीवियर ट्यूब्स की मदद से होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, और ये दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एटीपी एनर्जी का यूज करता है, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं फ्लोएम के अंदर चीजों को भर सके, और फिर प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अंदर आ जाता है, और फिर प्रेशर से जो फूड है वो वहां पे पहुंच जाता है जहां पे उसकी जरूरत होती है, ठीक है, वहां पे सच एज फॉर्म रूट्स टू द बर्ड्स इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो कहां तक, एकदम रूट से लेके बर्ड तक, ठीक है, कहीं पे भी इसको खाना पहुंचाना होता है वो पहुंचा देती है। क्लियर है भाई यहां तक? तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट टॉपिक आ गया हमारा, वो है एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसपे हम क्या करते हैं, अपने जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उन सबको क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं, क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उसी प्रोसेस का होता है एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं इसको करने की, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं स्ट्रेटेजीज होती है इसको करने की, ठीक है। अब बात सुनते हैं एक्सक्रीशन किस तरीके से ह्यूमन में होता है और किस तरीके से प्लांट्स में होता है। तो दोनों में एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट पार्ट्स का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो विद द हेल्प ऑफ, कैसे, किडनी होती है उसमें, ठीक है, यूरेथ्रा होता है, यूरिन ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरेटर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें से मिलके हमारा क्या बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, ठीक है, जिसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिन ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे अब्डोमेन में, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, अब्डोमेन में, ठीक है, और दोनों साइड एक एक होता है, बैकबोन के दोनों साइड एक एक होता है। यूरिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर, क्या होता है, किडनी के अंदर, ठीक है। फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, यूरेटर की वजह से यूरिन ब्लैडर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये स्टोर होता है, जब तक स्टोर होता रहता है जब तक ये भर ना जाए, और उसके बाद इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तो निकाल दिया जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, किडनी के अंदर होता है, और किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके का एक नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो होता है ये एक नहीं होता, मिलियंस में होते हैं। क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं। और ये जो होते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ठीक है। हाँ, और द मेन पर्पस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो इनका मेन यूरिन फॉर्म करने का मेन काम इसलिए होता है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको रिमूव कर सकें। जस्ट लाइक CO2 इज रिमूव, जिस तरीके से CO2 हमारे लंग्स से निकल जाता है उसी तरीके से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लाइक यूरिया, ठीक है, और ये यूरिक एसिड, ये सब हमारी किडनी की वजह से हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो होते हैं किडनी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ब्लड जो होता है इस नेटवर्क में आ जाता है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज में आ जाता है, जिसको ग्लोमेरुल्स बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे क्या किस तरीके से जो ब्लड वेसल्स एक दूसरे से फोल्ड हो रखे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होती है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड आता है, यहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। फिर इनसाइड, और ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, वॉमेंस कैप्सूल के, ये जो इस तरीके से यू शेप का बन रखा है ना, इसको बोलते हैं वॉमेंस कैप्सूल, ये वाला, ठीक है, वॉमेंस कैप्सूल में होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन अकर हियर, यहाँ पे होती है। द फिल्ट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड बाय द कैप्सूल, ठीक है। तो जो भी फिल्ट्रेटेड लिक्विड होता है वो ये जो कैप्सूल होता है ना इसको कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद इसको फिर क्या करता है, इसको इधर से करके नीचे इसमें भेज देता है, ठीक है, इस कलेक्टिंग ट्यूब में भेज देता है। हाँ, कलेक्टिंग ट्यूब में भेज देता है, ठीक है। As the filtrate pass through the nephron, useful substances like
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मोस्ट ऑफ द वाटर आर रीअब्सॉर्ब। ठीक है, जब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो तो काम आएंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उन सबको फिर धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। द रिमेनिंग फ्लूइड आर नाउ कॉल्ड यूरिन एंड कंटेन वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। जिसके अंदर क्या होता है, वेस्ट होता है और एक्सेस वाटर होता है, जिसकी वजह से इसको हम निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। बस समझ। तो इस तरीके से एक नेफ्रॉन जो होता है वो काम करता है। और एक नेफ्रॉन नहीं होता, टोटल कितना होता है, मिलियंस में नेफ्रॉन होता है। किसमें होता है, मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं। बस समझ में। फिर लास्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफरेंट वेज में होता है। ठीक है, हाँ, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन होता है उनके अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस की वजह से निकाल देता है। दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। वो अपने अंदर में से एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको ट्रांसमिशन की वजह से हटा देते हैं। द वेस्ट आर स्टोर्ड इन द डेड सेल, वैक्यूल्स, लीव्स, गम एंड रेजिन। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो डेड सेल होता है उनके अंदर वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट स्टोर कर देते हैं, कभी कभी वैक्यूल्स में, कभी कभी लीव्स में, कभी कभी गम्स में और कभी कभी रेजिन्स में। सम द वेस्ट आर आल्सो रिलीज इन द सॉइल। ठीक है, और कुछ जो वेस्ट होता है वो सॉइल के अंदर भी रिलीज कर दिया जाता है। और इस तरीके से प्लांट के अंदर क्या होता है, हमारा जो एक्सक्रीशन है वो हो जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी इस पीडीएफ में लिखा है उन सबको आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक देख ली होगी तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।